हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी प्रिय पोम्पा मैम और आज हम सीखने जा रहे हैं विसर्ग संधि। चलिए तो फिर विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। मूल रूप से विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। ठीक है, सत्व माने कि विसर्ग का स हो जाने का नियम। स लोग 3 भाई है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, विसर्ग कब स हो जाता है, सत्व संधि। ठीक है, दूसरा है उत्व संधि, विसर्ग का ऊ हो जाना। ठीक है, वो है उत्व संधि। फिर है रुत्व संधि, विसर्ग चेंज होके क्या होता है विसर्ग परिवर्तन करता है अपने आप को र में, तो वो हो गया रुत्व संधि। विसर्ग जब र बन जाए रुत्व संधि। और लोप माने कि वैनिश हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, लोप संधि। विसर्ग उठ जाता है, विसर्ग इनविजिबल हो जाता है, होता ही नहीं है, तो लोप हो जाता है। विसर्ग जब स बन जाता है हो जाता है सत्व। विसर्ग जब ऊ बन जाता है हो जाता है उत्व संधि। विसर्ग का र हो जाना यानी रुत्व संधि। और विसर्ग एकदम ही गायब हो जाना, निश्चिह्न हो जाना, विसर्ग रहता ही नहीं है, वो है लोप संधि। ठीक है, ये इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एक एक करके क्या होता है। देखिए पहले हम सीखेंगे सत्व संधि के बारे में। देखो स लोग ना 3 भाई है, श तालव्य श, हाँ, उसके बाद है श मूर्धन्य श, फिर दंत्य स। देखो श 3 प्रकार के होते, 3 भाई है मान लो, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। जो हम तालव्य श है ना, रुकिए, जो तालव्य श है वो ना हमारे श उच्चारण करते समय तालु में हमारा जीवा, हमारा टंग तालु को स्पर्श करता है, इस कारण तालव्य श कहा जाता है, ये वाला श। ठीक है, ये है तालव्य श। उसके बाद देखो ये वाला श, ये है ये वाला है मूर्धन्य श, हाँ, मूर्धन्य श। कृष्ण श मूर्धा को टच करता है हमारा टांग, हमारा जीवा। ठीक है, उसके बाद हो गया है दंत्य स, दांत को जीवा के साथ दांत का स्पर्श होता है, जीवा हमारे दांत को स्पर्श करता है ये स उच्चारण करते समय, तो वो ये वाला हो गया दंत्य स। ठीक है, तो देखो 5 वर्ग होता है हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन में 5 वर्ग होता है। ठीक है, ये देखो वर्ग का जो प्रधान है, जो मालिक है, मालिक माने प्रधान, आपको समझने के लिए ऐसे कह रही हूँ मैं, वो हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिखे हैं, देखो इधर। ठीक है, तो वो हो क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हाँ, क च ट त प, क छ ट त प, ये 5 वर्ग याद रखना है। क वर्ग में कौन कौन है, क ख ग घ अंग। फिर च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। फिर प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हो गया। इसको ना हम एक बिल्डिंग मान लेते हैं। ठीक है, एक 5 फ्लोर का, एक 4 फ्लोर का 5 तल्ला एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये प्रथम फ्लोर माने ये है ना, ये बिल्डिंग मान लो, ये है रूफ, हाँ, छत है, और ये है एकदम ग्राउंड फ्लोर, और ये है छत। ठीक है, और बचा कौन बीच में, 3 फ्लोर बचा। ठीक है, रुको मैं ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है रूफ, और उसके अलावा फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। ठीक है, तो ये 3 स्टोरी है। हाँ, फिर ऊपर वाला बिल्डिंग का मालिक है श, माने पहला वाला, जो बड़े भाई है श में से, 3 स में जो तालव्य श है ना, जो पहले आता है, वो बड़ा भाई। ठीक है, वो ऊपर वाला बिल्डिंग का मालिक बन गया। फिर जो श माने कि मूर्धन्य श, तो वो है बीज वाला भाई, मध्यम पुत्र, या मध्यम क्या बोलते हैं, या मिडिल वाले ब्रदर, तो वो श माने दूसरा बिल्डिंग, ट बिल्डिंग का मालिक हो गया। और जो छोटा भाई है स, दंत्य स, वो
फर्स्ट फ्लोर का मालिक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, तो फिर च बिल्डिंग का मालिक श यानी कि तालव्य श, ट बिल्डिंग का मालिक मूर्धन्य श और त बिल्डिंग का मालिक दंत्य स। इतना क्लियर हो गया। ये तीन स्टोरी में से तीन भाई, तीनों स्टोरी, तीनों बिल्डिंग आपस में बांट लिए, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन बचता है, रूफ बचता है और ग्राउंड फ्लोर बचता है। देखो छोटा भाई कौन सा है, दंत्य स, वो सबसे लाडला है, ठीक है। जो छोटा होता है उसे ना सबसे ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, तो वो ना ऐसे जिद किया कि मुझे भी चाहिए ये ग्राउंड फ्लोर और रूफ मैं रख लूँ। तो फिर सबने कहा ठीक है रख लो, छोटा है सबसे प्यारा है, तो वो ना ले लिया दंत्य सा, ग्राउंड फ्लोर भी और रूफ भी। पर उससे बड़े वाले भाई जो है ना श माने तालव्य श को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। वो बड़े हैं ना, बड़े लोग ना सेक्रीफाइस करते हैं, अपने माँ बाबा को ही देख लो, बड़े भाई, बड़े को देख लो, टीचर्स को देख लो, ठीक है। वो बड़े लोग ना थोड़ा सा सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं। और फिर जो देखो मध्यम ब्रदर है जो कि बीच वाले भाई है, श है, मूर्धन्य श है, वो ना बड़े तो है पर वो थोड़ा छोटे भी है ना, तो उसे कहा ठीक है तुम रख लो भाई, परंतु मुझे कभी कभी चाहिए, जब मेरे घर में गेस्ट आएंगे ना, जब मेरे घर में कोई अनुष्ठान होगा या कोई विशेष परिस्थिति में, तब मैं वो ग्राउंड फ्लोर और रूफ ले लूंगा, ठीक है। तब उसे चाहिए, कब चाहिए, विशेष परिस्थिति में। तो इतना समझ आ गया ना इनका। ये 5 जो वर्ग है क च ट त प, ये 5 वर्ग को कौन कब रखता है, कौन किस वर्ग का मालिक है, ठीक है। परमानेंट तो यही है, परमानेंट च वर्ग का मालिक श है, ट वर्ग के मालिक श है और त वर्ग का मालिक स है। इतना समझ में आ गया। और झमेला है एकदम रूफ को लेके और ग्राउंड फ्लोर को लेके। प्राथमिकता दंत्य, जो छोटा भाई है वो ही ग्राउंड फ्लोर और रूफ को लेता है, उसका वो ही एक्सेस करता है, ठीक है। पर कभी कभी विशेष परिस्थिति में जो मिडिल वाले ब्रदर है, जो श है, वो कभी कभी वो उसका यूज करता है ग्राउंड फ्लोर को और रूफ को। और ये बाकी तो ये तीन अब उतना उनका परमानेंट ही है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं करता है। जब ट बिल्डिंग का कुछ होता है तो उसका मालिक तालव्यशाही होता है, ट का मालिक मूर्धन्यशाही होता है, त बिल्डिंग का मालिक दंत्यस्यायी होता है। समस्या है बस क वर्ग और प वर्ग लेके, ठीक है। इतना आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में इधर तो पहले समझते हैं कब दंत्यस्या कैसे लेते हैं, ठीक है। देखो अब मूल संधि में प्रवेश करते हैं। अब इधर देखिए, जब क बिल्डिंग का कुछ भी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, ठीक है। इधर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क ख ग घ अंग, इनमें से कोई आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, दंत्य स में, ठीक है। विसर्ग के बाद क ख ग घ अंग, विसर्ग के बाद विसर्ग, और इधर क ब ख कुछ भी आए, माने पहला बिल्डिंग और ये वाला क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो विसर्ग चेंज हो जाता है किसमें, दंत्य स में। विसर्ग के बाद ये आना चाहिए, देख लेते हैं। नमः, नम विसर्ग, उसके बाद संधि क बिल्डिंग, देखो क के बाद अगर ख भी आता ना इधर, तो भी इधर विसर्ग किस में चेंज होता है, दंत्य स में, ठीक है। देखो बाकी पूरा सही है, बस विसर्ग परिवर्तित होके दंत्य स हो गया। दंत्य स हो गया, विसर्ग को बस विसर्ग की जगह पे दंत्य स हुआ है, बाकी पूरा सेम ही है, बाकी पूरा सब कुछ सेम ही है। देखो
च बिल्डिंग का मालिक कौन होता है? तालव्य श। हमने देखा था ना, तालव्य श होता है च बिल्डिंग का मालिक। इधर देखो, च विसर्ग के बाद च आए, छ आए, ज आए, झ आए या य आए तो विसर्ग किस में चेंज होगा? तालव्य श में। देखो, राम, राम सेम सेम है, विसर्ग चेंज हो गया तालव्य श में, फिर चेत। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, ट ट बिल्डिंग का मालिक है मूर्धन्य ष। ट बिल्डिंग का मालिक क्या है? कौन है? मूर्धन्य ष। तो देखो, रामः, उसके बाद है ठक्कुरः। ठ आया है, देखो ट ट बिल्डिंग में ही एक मेंबर है ठ, ट ठ ड ढ ण, तो ठ आया, इस कारण विसर्ग हो गया मूर्धन्य ष में चेंज। विसर्ग का चेंज किस में हुआ है? मूर्धन्य ष। देखो, रामः विसर्ग हो गया मूर्धन्य ष, फिर ठक्कुरः। पर त बिल्डिंग का मालिक कौन है? दंत्य स। त बिल्डिंग का मालिक, परमानेंट मालिक त बिल्डिंग का दंत्य स ही है। तो नमः, फिर ते, नमः उसके बाद ते, त देखो त, फिर विसर्ग का चेंज हो गया, विसर्ग का परिवर्तन होके, विसर्ग परिवर्तित होके दंत्य स में बदल गया। तो नमस्ते, ठीक है। और प बिल्डिंग का प्राथमिकतः मालिक दंत्य स ही होता है, प और क का। कुछ कुछ परिस्थिति में वो मूर्धन्य ष आता है, कुछ कुछ, जब उनके बारे में, उनके घर में कोई गेस्ट वेस्ट आता है, कुछ अनुष्ठान वगैरह रहता है, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। प्राथमिकतः कौन है उनका मालिक? प प फ ब भ म क ख ग घ अंगा का दंत्य स। ब्रीह, उसके बाद पति, प आया, ठीक है। प आता या फ आता या ब भ म कुछ भी आता, विसर्ग का चेंज होके क्या होता? दंत्य स। समझ में आया इतना? उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, इधर कब मूर्धन्य ष आता है? देखो, इधर देखेंगे मूर्धन्य ष माने विशेष परिस्थिति में ये वाला ष नहीं ये करता है, तो वो देखेंगे। कब होता है? जब उनके घर में गेस्ट आता है, जब विसर्ग के पहले ई अथवा उ आता है। विसर्ग के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ई या उ आए और बाद में क ख ग घ अंगा हो, तो विसर्ग हो जाएगा श, यानी कि मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाएगा। सेम प बिल्डिंग के लिए भी सेम ही रूल्स लागू है। विसर्ग के लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले साइड में ई अथवा उ आए तो, और विसर्ग के बाद प फ ब भ म आए तो विसर्ग चेंज होके मूर्धन्य ष हो जाता है। इतना समझ में आ गया? फिर देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखो, इधर एग्जाम्पल की मदद से हम, एग्जाम्पल की सहायता से हम इधर समझ लेंगे, तो फिर एकदम ही कोई डाउट नहीं रहेगा। क ख ग घ अंग कब विसर्ग मूर्धन्य ष में चेंज होता है? विसर्ग कब क बिल्डिंग के लिए मूर्धन्य ष में कब चेंज हो जाता है? देखो, इधर ये देखो, श ना आधा होगा, आधा हलंत लगेगा नीचे, इधर मैं भूल गई हूँ हलंत देने के लिए, समझ जाइएगा। क्योंकि व्यंजन कवि, हमें पता है व्यंजन कवि अकेला उच्चारण नहीं हो सकता, वो स्वर के मदद से ही उच्चारण होता है। पर इधर अगर स्वर निकल के बस श, आधा श है इधर, ठीक है, आधा है व्यंजन में, नहीं तो गोटा श नहीं हो सकता। देखो, श आधा है, उसके साथ क लगा है इधर, निःशुल्क ना, इधर दुष्कर भी देखेंगे, आधा श है, उसके साथ ही क लगा है, दुष्कर में भी। हाँ, तो ये, हाँ, तो देखो इधर, ये समझ जाइएगा कि इधर है आधा श है, आधा श। इधर देखो, इधर देखो, विसर्ग है, दू है, देखो द दू, अगर उच्चारण करे दू तो ऊ के मात्रा साउंड कर रहे ऊ। हाँ, फिर दू माने क्या है? देखो, अगर हम कहे दू तो फिर इधर द है, आधा द है, उसके साथ ऊ है, उसके बाद विसर्ग है, दू माने ऊ आ रहा है,
उसके बाद क, देखो क वर्ग का क आया है, फिर विसर्ग इस कारण चेंज होके श हो गया है। दुष्कर, आधा विसर्ग है, आधा आधा श है, विसर्ग माने श, ठीक है, श माने आधा श, इस कारण आधा श के साथ क जोड़ेंगे, फिर दुष्कर। देखो बाकी पूरा सेम सेम ही है। दुहु है, विसर्ग चेंज हो गया, विसर्ग को बस श कर दिया। दू है, उ के कारण विसर्ग चेंज हो गया श में, फिर देखो विसर्ग को श जैसा लिखेंगे, फिर क र, इतना आसान है, दुष्कर। बाकी पूरा सेम, विसर्ग बस श में चेंज हो रहा है, बाकी पूरा एज इट इज सेम पूरा, ठीक है, इतना आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, निहि कलंकः, निहि ई आया है, ई, नी अगर कहेंगे तो देखो, अगर हम कहेंगे नी तो फिर न है, एक न है, और क्या है उसके साथ ई है, उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग के इस साइड ई है, ई, विसर्ग एकदम ही बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ई है, ई के बाद विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क, देखो क वर्ग में क ही आ रहा है, क ख ग घ अंगा कुछ भी आए, ई विसर्ग के एक साइड ई और उ, इनमें से कोई आए, और विसर्ग के बाद क वर्ग या प वर्ग में से कोई आए, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, मूर्धन्य ष, ठीक है, तो उस कारण इधर हुआ निष्कलंक। नी विसर्ग हो गया श, देखो नी जैसे लिखते पूरा ऐसा ही, बस विसर्ग की जगह में श लिखना है, विसर्ग की जगह में श, फिर जैसे लिखा है कलंक, पूरा बाकी पूरा सेम लिखना है, ठीक है, इधर जगह नहीं है उतना, तो इस कारण मैं लिख नहीं पा रही हूँ। उसके बाद देखिए, फिर च वर्ग को तो अब देख ही सकते हैं, ये च वर्ग के मालिक श है। अच्छा, च के इधर एक बार देख लीजिएगा, आपका प्रश्न हो सकता है, इधर तो श है, माने च वर्ग में से तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, इधर श तो उसका मालिक है ना, हमारे घर में से अगर हम ही मालिक है, हमारे घर में से घर का मेंबर रहे और मैं रहूँ, एक ही तो बात है, तो ये श रहे तो श ही होगा। देखो दो श हो गया इधर, एक विसर्ग के परिवर्तित में एक श, और दूसरा जो इधर था वो वाला श, ठीक है। देखो चंद्र विसर्ग के बाद कौन है, श है, माने तालव्य श है, इस कारण तालव्य श और विसर्ग के परिवर्तित होके तालव्य श ही हुआ। चंद्रशेते, चंद्र शोभते, विसर्ग के बदले में एक श आया और एक श पहले से ही था, ठीक है। इधर एज इट इज इधर भी देख लेंगे, ट बिल्डिंग में भी सेम ही होगा, ट बिल्डिंग के मालिक स्वयं है, श है, मनः षष्ठम, तो ये विसर्ग बन जाएगा एक श, उसके बाद ये श तो पहले ही था, मनः षष्ठम, गलती नहीं होगा, ठीक से कर लेंगे। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो त बिल्डिंग का मालिक तो स ही होता है, मालिक स्वयं है, देखो एक स विसर्ग एक स बन गया, दूसरा स तो था ही, निस्संदेह, निहि संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह हो गया, इधर समझ में आ गया। उसके बाद देखो लास्ट विसर्ग प बिल्डिंग, जब प वर्ग जब होता है विसर्ग के बाद, तब कब मूर्धन्य श यानी कि श बनता है। देखो इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या रूल था, ई आएगा, अथवा विसर्ग के पहले या तो ई आएगा अथवा उ आएगा, और विसर्ग के बाद प बिल्डिंग में से कोई या क बिल्डिंग में से कोई, क वर्ग या प वर्ग में से कोई आएगा। देखो चतुहु विसर्ग के तुरंत पहले उ है, देखो चतु, उसके बाद देखो पाद, प बिल्डिंग में से प है, तो विसर्ग का क्या बना, श बना, ठीक है, चतुष्पाद,
समझ में आया। फिर निष्पाप भी देख लीजिए, नी है, नी, ई, विसर्ग के एकदम ही लेफ्ट हैंड साइड में एकदम ही पास में कौन है, ई है, उसके बाद प बिल्डिंग में से प है, विसर्ग बन गया श। समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, चलो, थैंक यू, खत्म आज के क्लास, बाय, छुट्टी, टाटा, मिलते हैं कोई दूसरे क्लास के साथ।